तुम्हारी बहन घर में नहीं है। लड़की की माँ ने अपने उस बड़े बेटे के कान में राजदाराना अंदाज में सरगोशी की, जो कमरे में किसी के आने की आहट से बेदार हुआ था। उसकी आंखों में नींद और गुस्से की सुर्खियां बैक वक्त नजर आने लगी। वो कबायली लोग थे। कबायली लोग खुद के साथ ऐसा वाकया हो जाने को मरगोजीज का मसला समझते हैं। उसने उठकर तेजी से कमीज पहनी, जो उसके सरहाने ही दीवार से लटकी हुई थी, और फिर दूसरे कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, जहां उसका छोटा भाई सोया हुआ था। उठो, फातिमा घर में नहीं है, उसने छोटे भाई को बेदार करते हुए कहा। वो बहुत ही गुस्सीला और जज्बाती लड़का था। कहाँ गई ये कमबख्त? उसने एक मोटी गाली निकालते हुए पूछा, मगर उसके सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, जो पहले से ही परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी अब उसकी औलाद 3 के हिस्से से नीचे आने वाली है, फिर चाहे किसी भी सूरत। कुछ देर बाद शहर की सुनसान गलियों में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्ले अफराद गश्त कर रहे थे, मगर वो जिन्हें ढूंढ रहे थे वो अब तक उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी महफूज मकाम की तरफ महवे सफर थे। मगर वो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अब जमीन उनके लिए एक मखसूस दायरे में सिमट कर रह गई है। अब हर आशना और नाआशना उनकी नजर में मुखबिर बन चुका है। कबायली सिस्टम में पलने बढ़ने वाले लड़के और लड़कियां इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं कि घर से भागने का क्या अंजाम होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि कबायली दायरे में रहने वालों ने भाग कर शादी की हो और वो मारे ना गए हों। इस मसले को लेकर ये लोग इतनी संजीदगी दिखाते हैं कि शहर, जिले, सूबे, यहाँ तक के पड़ोसी मुल्कों तक छानबीन करके ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। मिल जाने पर दोनों ही को कत्ल कर दिया जाता है। अगर एक को मारा जाए तो मरने वाले के लवाहिकीन बचने वाले को मार देते हैं। इसलिए लड़का लड़की दोनों ही का मरना जरूरी होता है। मोटरसाइकिल सवार अब थक हार कर दोबारा अपने घर के गेट पर आन खड़े हुए थे। दोनों के चेहरे सदमे से निढाल थे। बड़े भाई ने मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया और कुछ देर बाद उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था, जिसमें घर का तमाम सामान लोड किया गया। फिर ये 3 अफराद पर मुश्तमिल कुनबा रात के अंधेरे में उस इलाके से अचानक हिजरत कर गया, जहां रहते हुए उन्हें 10 साल का अरसा हुआ था। अब उनका पड़ाव किसी दूसरे शहर उस मकान में था जो उनका जाती मकान था। बड़े भाई ने फोन करके अपने बड़े चचा को बताया कि हमारे साथ ये वकुआ हो गया है। उनके टोटल 3 चचा थे और वालिद वफात पा चुका था। लड़की की मंगनी 2 साल पहले अपने मामूजाद से हुई थी। अब शादी का सोचा जा रहा था कि वो फरार हो गई। अगले दिन तीनों चचा अपने बच्चों समेत उनके घर आ धमके थे, मगर उनसे पहले लड़की का मंगेतर अपने बाप समेत पहुंच चुका था। एक बुरी खबर यह है कि मेरा बेटा भी 2 दिनों से लापता है, मंजले चचा ने अफसुर्दगी से कहा। लड़की के छोटे भाई की आंखों में सुर्खी और चमक एक साथ नजर आने लगी। वो अब तक सोया भी नहीं था, मगर अब उसे उम्मीद हो चली थी कि वो दोनों को जल्द ही ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाएगा। मैं अहद करता हूं, जब तक दोनों अपने अंजाम को नहीं पहुंचते, मैं किसी शादी का नहीं सोचने वाला हूं। लड़की के मंगेतर ने अपने अहद का इजहार किया। मैं भी अहद करता हूं, तब तक शादी मुझ पर हराम है, जब तक दोनों को अपने हाथों से नहीं मारूंगा। लड़की के छोटे भाई ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। दोनों जहां जिस हालत में मिले मार देना, उनका एक हर्फ तक मत सुनना, बड़े चचा ने उन्हें समझाते हुए कहा। बाकी अफराद ने सिर्फ परेशानी का इजहार किया और कोई राय नहीं दी। हर वो कोना छान मारा गया जहां वो हो सकते थे, मगर उनका कहीं से कोई सुराग नहीं मिला।
अब उनके मोहल्लेदार भी इस मामले पर बातें करने लगे थे। सालों पर साल बीतते चले गए, मगर उन्होंने ढूंढने की कोशिश तर्क नहीं की। लड़की का मंगेतर एक मिनी ट्रक चलाता था, जिसे हरफे आम में मजदा या मजडा भी कहते हैं। वो उसकी जाती गाड़ी भी थी और जरिए मौज भी। उसे हफ्तों हफ्तों बाद दूसरे सूबों का इक्का दुक्का लोड भी मिल जाया करता था। उसकी गाड़ी में अक्सर 2 अफराद ही होते थे, जिनमें से एक क्लीनर लड़का था जो उसके पड़ोसी में रहता था। वो इंतहाई समझदार और चालाक किस्म का, मगर काबिले भरोसा आदमी था। एक दिन वो किसी दूसरे सूबे के एक जिला में लोड उतारकर वापस हो रहे थे, तो वहां रोड के किनारे बने एक आम से होटल की टेबल पर बैठे हुए एक शख्स पर उसकी नजर पड़ी। आज उस वक़ूए को 11 साल का तवील अरसा हो चला था, मगर वो उसका चेहरा कैसे भूल सकता था। वैसे भी उसके इस शख्स के साथ कभी बनती भी नहीं थी। उसका खून खौलने लगा। उसने कुछ ही फासले पर सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और डैशबोर्ड में बनी दराज को खोलकर पिस्टल निकाल लिया। उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने हैरत और परेशानी में उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सवाल जवाब का टाइम नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट रख, स्टीयरिंग पर तैयार बैठे रहना। मैं ज्यादा देर करूं तो गाड़ी लेकर चले जाना। उसने लड़के को हिदायत की और खुद पिस्टल नेफे में अटकाकर गाड़ी से उतर गया। अभी वो गाड़ी से उतरा ही था कि इत्तेफाकन उसके मोबाइल पर कॉल की ट्यून बजने लगी। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो वहां उसकी मंगेतर के छोटे भाई का नाम और नंबर चमक रहे थे। हेलो, उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा। तुम्हारी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, कोशिश करना जल्दी आ जाना, दूसरी तरफ से कहा गया। वो मिल गया है और मैं उसे मारने लगा हूं। उसने कही गई बात को पसे पुश डालते हुए अपनी बात कही। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? दूसरी तरफ से कुछ तवक्कुफ के बाद कहा गया। तुम उसकी जासूसी करवाओ, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सारी मालूमात जमा करो। उसके बाद तुम खुद को बरीउल जिम्मा भी समझो तो मैं हैंडल कर लूंगा। उस अकेले को मारना गैर जिम्मेदाराना अमल है। बेहतर है तुम उसे नजरों से ओझल होने मत दो, लड़की के भाई ने उसे समझाते हुए कहा। उसे भी लगा कि वो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। हाँ ठीक है, मैं उसका इंतजाम करता हूँ और अम्मी से कह देना मैं जल्द ही आ जाऊंगा। वो कॉल काट कर फौरन दोबारा गाड़ी की तरफ लपका। उसके इशारे पर लड़का गाड़ी का इंजन बंद करके नीचे उतर आया। तुम्हें एक काम करना है। वो सामने काले कपड़ों वाला आदमी देख रहे हो? उस्ताद ने इशारा किया। वही ना, जो अकेला बैठा हुआ है? लड़के ने मस्कूरा शख्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ वही, ठीक समझा, लड़के के उस्ताद ने जवाब दिया और 40,000 रुपए उसे थमाते हुए समझाया कि तुमने इस आदमी का तब तक पीछा करना है जब तक तुम इसका घर नहीं देख लेते। मगर क्यों? उसने अपने उस्ताद की तरफ देखते हुए हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुर में पूछा। इस काम के इख्तिताम पर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, सब पता चल जाएगा। फिलहाल इस बंदे पर कड़ी नजर रखो, जितने दिन लगे यही रहना। मजीद पैसों की जरूरत पड़े तो फोन कर देना। उस्ताद ने उसे दोबारा समझाया। नहीं, इतने पैसे काफी हैं, उसने जवाब दिया। और फिर कुछ देर बाद वो वहां अकेला खड़ा दूर से उस आदमी पर नजर रखे हुए था, जिसे वो जानता तक नहीं था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होटल की तरफ बढ़ रहा था। उसने ऐन उस नामालूम शख्स के सामने वाले टेबल का इंतखाब किया। करीब से देखने पर उसे लगा ये बहुत ही मासूम और बेजरर सा शख्स है। अब उसकी चाय आ चुकी थी। वहां करीब करीब उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। चाय पियोगे दोस्त? लड़के ने उसे चाय की दावत दी। नहीं शुक्रिया, मैं पी चुका हूँ, उसने मुस्कुराकर चाय पीने से इनकार कर दिया।
लड़का दिल ही दिल में सोच रहा था, इतने नफीस और शाइस्ता मिजाज आदमी की जान का कोई क्यों दुश्मन हो सकता है। कुछ देर बाद वो उठकर जाने लगा तो लड़के ने जल्दी जल्दी चाय के पैसे अदा किए और मुस्तैदी से उस पर निगाहें गाड़ ली। उसका रुख सड़क की दूसरी तरफ मौजूद एक गली की तरफ था। लड़के ने दूर दूर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इस गली के इख्तिताम से पहले ही वो एक दूसरी और निस्बतन कुशादा गली में मुड़ गया। इस गली के इख्तिताम पर एक घर का बड़ा सा गेट था, यानी ये बंद गली थी। लड़के ने वहीं रुकना मुनासिब समझा, क्योंकि वो यहीं से देख सकता था कि वो किस घर में दाखिल होता है। लड़के ने उसे एक घर में दाखिल होते हुए देख लिया था। गेट के बंद होने पर उसने करीब जाकर देखने का फैसला किया ताकि बाद में कोई गलत फहमी ना हो। उसने घर की 2-4 वाज़ेह निशानियां ज़हन नशीं कर ली थी। ये घर बाहर से तकरीबन 2 कमरों पर मुश्तमिल ही लग रहा था। घर के मकीन इस बात से बेखबर थे कि मौत ने बिलाखिर उनका ठिकाना ढूंढ लिया है। ये सर्दियों के शुरुआती दिन थे जिनमें हल्की फुल्की सर्दी महसूस की जा सकती थी। कुछ दिन बाद रात की तारीकी में 2 नकाबपोश उनके गेट के बाहर खड़े थे, जिनके पास अपने अपने पिस्टल और खंजर थे। उनमें से एक ने आहिस्तगी से गेट की सपोर्ट के लिए बनाए गए पिलर पर चढ़कर अंदर की जानिब से गेट खोल दिया और दोनों नकाबपोश सहन में खड़े थे। उनमें से एक ने कमरे की खिड़की की ओट में खड़े होकर अंदर झांका तो वहां एक मर्द और एक खातून गहरी नींद सोए हुए थे। कमरे में 0 बल्ब की मध्यम सी रोशनी थी। उस वक्त तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे। वो दोनों फैसला कर चुके थे कि जितनी खामोशी से वो काम को निपटा सकते हैं उतनी ही खामोशी उन पर लाजिम है, वरना अहले मोहल्ला जमा होकर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लड़की के भाई ने तेज धार छुरा निकाला। ये छुरा उसने आखिरी हद तक तेज कर रखा था। अब लड़की का भाई सोए हुए मर्द के सिरहाने बैठा हुआ था, जबकि लड़की का मंगेतर उस मर्द के पैरों की तरफ से बैठ गया ताकि उसके तड़पने पर वो उसे काबू रख सके। बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती, मरने वाला उस जाविये पर लेटा हुआ था जिससे उसकी शहरत काटना निहायत ही आसान था। सिरहाने बैठे कातिल ने आन की आन में पूरी फुर्ती से उसकी गर्दन पर छुरा फेर दिया, जिससे उसका गला गहराई में कटता चला गया और खून का एक फवारा सा बरामद होकर गायब हो गया। सिरहाने बैठे कातिल ने मजबूती से उसके बाजू पकड़ लिए ताकि उसकी फड़फड़ाहट से पास ही सोई हुई उसकी बहन ना जाग जाए, मगर मकतूल के कटे हुए गले से बरामद होने वाली आवाजों ने उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया था, क्योंकि इतनी आवाजें पास सोए शख्स को भी बेदार करने के लिए काफी होती हैं। उसने फौरन मकतूल के हाथ छोड़कर बहन की गर्दन का रुख किया। पैरों की तरफ से बैठे हुए शख्स ने भी अपनी जगह छोड़ दी थी। कुछ ही देर बाद उसकी गिरफ्त में मर्दाना पैरों की बजाय जनाना पैर थे, क्योंकि अब तक दूसरी गर्दन भी कट चुकी थी। वो बला के वहशी और दरिंदा सिफत लोग थे। कम अज कम उस वक्त उनमें जरा बराबर भी इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। उन दोनों लाशों का खून एक साथ मिलकर बहने लगा था। कातलों के कपड़े और जूते भी खून आलूद हो चुके थे। उन्होंने सहन में लगे बेसन से हाथ मुंह और आलाए कत्ल साफ किया और फिर गेट खोलकर दोबारा बाहर निकल गए। उन्हें खुद के पकड़े जाने की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उन्हें खून माफ करने वालों ने ही खून करने भेजा था। वो आहिस्ता आहिस्ता गली से मेन रोड की तरफ निकल रहे थे। लड़की का भाई ना जाने किन सोचों में गुम था। वो जहन पर जोर दे देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। तुम चलते रहना, रुकना मत, और ना ही मेरा इंतजार करना, लड़की के भाई ने उसके मंगेतर से कहा, और खुद यकलख्त दोबारा मकतूलैन के घर की तरफ दौड़ लगा दी। तफ्तीशी अफसर सहन में मौजूद उन निशानात का बगौर मुआयना कर रहा था
जो जूतों पर खून लगने से बने थे। ये ऐसे जूतों के निशानात थे जिनके तलवों में गाड़ी के टायर का डिजाइन इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिसर को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि कातिल कम से कम यहाँ का मकामी नहीं है। इन्हीं जूतों के निशानात मर्द की लाश के चेहरे पर भी सब थे, जिससे कातिल की मकतूल से शदीद नफरत का पहलू निकलता था। जबकि कातिल ने जाते हुए खातून की लाश पर एक चादर डाल दी थी। दिल दहला देने वाला मंजर घर के दूसरे कमरे में था, जहां 4 मासूम बच्चों की गला कटी लाशें एक साथ पड़ी हुई थी। ये वाकया किसी पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है या फिर गैरत के नाम पर कत्ल का। ऑफिसर ने एक एहलकार से कहा, जी सर, यही लगता है। उसने असबात में जवाब दिया। दूसरी तरफ दोनों कातिल इस कारनामे से अपने बड़ों को आगाह कर चुके थे, जहां से उन्हें शाबाशी ही मिलनी थी। दिन चढ़े दोनों ने नहा धोकर मुतलका थाने का रुख किया और वहां जाकर इकबाले जुर्म कर लिया। उन्होंने गैरत के नाम पर कत्ल करने का एतराफ किया। वो चंद ही हफ्तों में अपने अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि मकतूलैन के लवाहिकीन ने उन्हें खून माफ कर दिया था। सुलहनामे पर दस्तखत और कुछ पुलिस वालों को खिला पिला कर वो वक्त से पहले ही कानूनी कार्रवाइयों से जान छुड़ा चुके थे। मकतूलैन की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई थी, जिनके जनाजे का कोई ऐलान नहीं करवाया गया। अहले मोहल्ला के साथ मिलकर 6 लाशें खामोशी से दफन कर दी गई। लोग बच्चों के कत्ल पर अंदर ही अंदर से दुखी थे, मगर वो ऐसे मामले में लबकुशाई से बाज ही नजर आए। तुमने उन मासूमों का खून क्यों बहाया? लड़की की माँ ने अपने बेटे से पूछा। अम्मा, वो 4 बच्चे नहीं थे, बल्कि 4 चलती फिरती गालियां थी, जो हमें सारी जिंदगी पड़ती रहती, इसलिए उनका मरना जरूरी हो गया था। उसने इंतहाई सफाकियत और लापरवाही से जवाब दिया। सबसे बुरा हाल मकतूल की माँ का था, जिसे ये तो जरूर पता था कि उसका बेटा उन जालिमों के हाथ लगा तो बच नहीं सकेगा, मगर उसे अपने 3 पोतों और एक पोती के नाहक कत्ल का सदमा अंदर ही अंदर से बेकरार किए हुए था। उसे इस बात का भी शदीद दुख और गुस्सा था कि उसके जिगर के टुकड़े के चेहरे पर ऐसे नीच शख्स ने लातें मारी थी, जो कभी उसके पैर बराबर भी नहीं हो सकता था। मकतूल की वालिदा को उसके नाम और शक्ल से भी घिन आने लगी थी। उसने अपने शौहर से कह रखा था कि मेरी जिंदगी में तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस जलील आदमी को मेरे घर में दाखिल होने मत देना। कई महीने गुजर गए, मगर उस खातून के इस्तराब और बेचैनी में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन वो अपने उस इकलौते भाई के घर गई, जो यहाँ से चंद किलोमीटर ही दूर रहता था। वो अपने भाई को दिल का हाल सुनाकर काफी देर रोती रही। उसकी बेबस बूढ़ी आंखों में अपने कत्लशुदा कुनबे की लाशें आंसू बनकर तैर रही थी। मैं खुदा तो नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम का मदावा करने का जरूर सोच रहा हूं। खातून के उधेड़ उम्र भाई ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और फिर चंद हफ्तों बाद मेन शाहराह के सुनसान हिस्से में उसके कुनबे के कातिल को रात गए किसी तेज रफ्तार हैवी गाड़ी ने कुचल कर कचूमर बना दिया था, जिससे उसकी लाश नाकाबिले शनाख्त होकर रह गई थी। मगर जेब से मिलने वाले सामान और तबाहशुदा मोटरसाइकिल ने यह मसला जल्द ही हल कर दिया था। अब शायद मैं कभी सुकून से जी ना सकूं, मगर तुमने मेरे सुकून से मरने का इंतजाम कर दिया है। उसने फोन पर अपने भाई का शुक्रिया अदा किया।